नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहाँ पर हम दो न्यूज़पेपर्स इनके आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे सिंपल भाषा में। बिजनेस न्यूज़ को यहाँ पे हम समझेंगे और सीखेंगे कैसे पढ़ना है एक बिजनेस न्यूज़पेपर को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बिजनेस न्यूज़पेपर होता है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, फाइनेंशियली, करियर को, ग्रोथ को, हर चीज़ को। तो यहाँ हम लोग समझेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, हर चीज़ को कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ देखेंगे हम लोग। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज अप एज रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ईजेस। क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज बढ़ चुका है क्योंकि रिटेल ग्रोथ भी अभी इंक्रीज हो रहा है या ग्रोथ ईज हो रहा है, नॉट क्योंकि एज रिटेल ग्रोथ ईजेस, जैसे जैसे रिटेल ग्रोथ भी अभी ईज हो रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोन्स होता है जो हम लोग लेते हैं। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया अपना, इसके अलावा ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन है। और एक क्रेडिट कार्ड भी ऐसी ही चीज है। अब क्रेडिट कार्ड में बात हो रही है डेलिंक्वेंसीज की। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने लोग लोन लेकर रीपे करते टाइम पेमेंट्स को मिस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 17 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं 17 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, करीब करीब 0.17% का इंक्रीमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, YOY, पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में। लेकिन बाकी सारे क्रेडिट सेगमेंट को आप देखिए, चाहे पर्सनल लोन हो, वहां पर डिलिंक्वेंसीज कम हुई है। मतलब जो लोग पेमेंट मिस कर रहे हैं वो बहुत कम हो गए हैं पहले से। और रिटेल क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट होता हुआ नजर आया है। तो डेटा जो है दिखा रहा है बैलेंस लेवल डिलिंक्वेंसीज का, जिसे हम 90 डेज में देखते हैं, जो 90 दिन या उससे ज्यादा तक ड्यू है पैसा। एंड ये अभी है 1.8%, हाईएस्ट है सारे दूसरे सेगमेंट में। और इसीलिए आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अब रूल्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आप अभी क्रेडिट कार्ड बनवाने जाओ तो पहले से ज्यादा कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी, फाइनेंशियल कंडीशंस, तभी आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा। कुछ चाइनीज कंपनीज थी जो बच्चों को काफी डेट ट्रैप भी कर रही थी, मतलब बहुत 5-10 हजार, 15-20 हजार के लोन दे देती थी उनको, जो जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई सैलरी तक नहीं है उनकी, ठीक है, उनको दे करके वो बच्चे फंस जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो चाइनीज कंपनीज को भी भगाया गया इंडिया से। बट ऐसे काफी सारे ऐप्स हैं दूसरे अभी भी जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं और बच्चे वहां पर काफी फंस भी जाते हैं, कम एज के जो लोग होते हैं वो, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस तरीके से वो मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस पैसे को। तो जितने दूसरे क्रेडिट सेगमेंट है आप देख सकते हैं इस चार्ट में, क्रेडिट कार्ड में डिलिंक्वेंसीज की ग्रोथ हुई है, ठीक है, एंड बाकी जगह, हर जगह एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है डिलिंक्वेंसीज का। तो 59 बेसिस पॉइंट्स, 51 बेसिस पॉइंट्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन, कंज्यूमर, हर एक जो लोन लोग ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के अलावा, हर जगह वो और पहले से टाइमली रीपे कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग रीपे कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ गुड न्यूज हमारे, मैं बोलूंगा जितनी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली अच्छी न्यूज है। बाकी जो बैंक्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है। क्रेडिट कार्ड में जो हो रहा है, ठीक है, वी हैव टू कंट्रोल दैट, बट अब ये मुझे लगता है कम होगा क्योंकि अब ऑलरेडी काफी टफ कर दिया है इन्होंने पहले से। तो अब ऐसा नहीं कि आप इतना इजीली आप क्रेडिट कार्ड ले लो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। वीआई में गेट अ वेवर ऑफ ऑन 25,000 करोड़ बैंक गारंटी। वोडाफोन आइडिया देश का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। कई लोग सिम कार्ड यूज करते होंगे इनका, एंड काफी परेशान रहा है कई सालों से। अगर आप देखेंगे इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट, उधार। इतना ज्यादा उधार हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कैसे मैनेज करे। बिजनेस में भी पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, उसी से उधार चुकाएंगे, तो पैसा लगाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से लाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है वोडाफोन आइडिया के केस में। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये ऐसा उधार है जो इन्हें गवर्नमेंट को पे करना है। ये देखिए सबसे पहले जो हाईलाइटेड वर्ड है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्हें एक राहत दी। सबसे पहले तो एक राहत इन्हें अभी मिली कि एक डील साइन किया इन्होंने $3.5 बिलियन का सोनी, ये एरिक्सन और सैमसंग के साथ, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ, जिसमें $3.5 बिलियन की इक्विपमेंट डील है ये। इससे राहत मिली। इसके पहले कोर्ट ने तो इन्हें झटका दे दिया था अभी, एंड मिनिस्ट्रीज ने मिलकर डिस्कशन किया है इस टॉपिक पर कि क्या करना चाहिए, और इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम इन्हें रिलीफ देंगे। कंपनी ट्राई कर रही है कि वो फंड्स रेज करे नए इन्वेस्टमेंट के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करे और रीपे करे डेट को। तो इसको हम लोग गुड फेथ में लेते हुए मिनिस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि बैंक गारंटी देने से इन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जो जितना अमीर होता है ना, वो उसको उतना ही ज्यादा पैसा भी मिलता है,
और जो जितना पैसे की कमी है उससे पैसा और दूर जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। एयरटेल को लोन चाहिए तो बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा उन्हें, लेकिन वही चीज वोडाफोन जिसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है उससे नहीं मिलेगा। और ऐसा हमारे साथ भी होता है हमारी लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम कंपनीज के साथ भी है। अभी वोडाफोन को बहुत बड़े पेमेंट्स भी करना है। आप ये देखिए 29,100 करोड़ की पेमेंट होनी है इनके द्वारा मार्च 2026 एंड तक। एंड ये होगा AGR स्पेक्ट्रम ड्यूज। तो ये जो मॉरिटोरियम है जो एंड हो जाएगा एंड काफी बड़ा पेमेंट इन्हें करना होगा, तो ये भी पैसे इन्हें अरेंज करने होंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। FPIs इन्वेस्ट हाईएस्ट इन 5 क्वार्टर्स। बात हो रही है FPI की। अभी 2-3 आर्टिकल पहले ही मैंने कवर किया था कि FPIs और FDI दो अलग अलग टर्म है, हम पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की मेमोरी कैसी है हमारे ऑडियंस की, तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या एक डिफरेंस है FPI और FDI में जो हमने डिस्कस किया था। करीब 87,000 करोड़ की बाइंग हुई है हमारे स्टॉक मार्केट में, और इसीलिए मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है मार्केट, जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 87,000 करोड़ के स्टॉक बाय किए हैं इस क्वार्टर, पिछले 3 महीनों में। यह हाईएस्ट इनफ्लो है पिछले साल के जून क्वार्टर से। कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजों का है। एक तो इंडिया का वेटेज भी बढ़ रहा है ग्लोबल इंडेक्सेस में, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक जो ऑफरिंग्स आ रही है, IPOs आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से IPO में सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं और किस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। फॉरेन मनी भी बहुत जोर शोर से आ रहा है अभी इस महीने में स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो। एंड यहाँ पे FPI फ्लो काफी कम हो चुके थे। हम लोग अब देखिए रुपया भी कमजोर हो चुका था पहले, क्योंकि एक तो हम लोग ऑयल के पेमेंट्स कर रहे थे, इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे थे उससे भी रुपया वीक हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो रुपए को बेचकर डॉलर खरीद रहे थे, है ना। स्टॉक को पहले रुपए के टर्म्स में बेचा, उसके बाद बाहर ले जाएंगे तो डॉलर में ले जाएंगे, तो रुपया बेच के डॉलर खरीदा, रुपए पे काफी प्रेशर आया। लेकिन अब रुपया हमें मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी करेंसी स्ट्रांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब 87,000 करोड़ की बाइंग आई है तो उन्होंने सबसे पहले रुपया बाय किया होगा और उसके बाद उस रुपए से ये स्टॉक्स खरीदे होंगे। तो नेट इनफ्लो जब रहता है इस तरीके से तो हमारी करेंसी भी मजबूत होती है, स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेजी आती है, दोनों जगह हमें बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पे इलेक्शन के बाद से आप देख रहे थे कि FPIs इलेक्शन के पहले से इवन ये लोग सिर्फ सेलिंग कर रहे थे, बट अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये फिर से इनका इंटरेस्ट मार्केट में आ गया है। जब मार्केट 25,000 पहुंच गए 19,000 से, तब जाके इन्हें याद आया कि अच्छा चलो ठीक है इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, काफी बढ़िया जगह है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। इंडिया क्रॉसेस चाइना, द कंट्री हैज बिकम लार्जेस्ट मार्केट इन EM यूनिवर्स बट वी मस्ट नॉट ओवरलुक चाइनाज अकम्प्लिशमेंट्स। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और चाइना की कंपैरिजन की। अभी एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली के द्वारा रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया ने क्रॉस कर दिया है चाइना को और बन गया है लार्जेस्ट मार्केट इन EM सेगमेंट, एमर्जिंग मार्केट्स यूनिवर्स। एमर्जिंग मार्केट्स किसको बोलते हैं? जैसे कंट्रीज एक होती है अंडर डेवलप्ड, एक होती है डेवलप्ड, और फिर आता है डेवलपिंग जो डेवलप कर रही। वैसे ही एमर्जिंग मार्केट्स यहाँ पे मैं कहूँगा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वही आ जाती है एमर्जिंग मार्केट्स के डेफिनेशन में। तो अगर आप देखें कि इंडिया का जो वेट है MSCI ऑल कंट्रीज वर्ल्ड इंडेक्स में, MSCI ऑल कंट्रीज वर्ल्ड इंडेक्स में, ये एक इंडेक्स है जिसमें पैसा निवेश किया जाता है। तो इंडेक्स में हर एक स्टॉक का जैसे वेटेज होता है कि चलो रिलायंस और वोडाफोन इन दोनों को क्या सेम वेटेज दे सकते हैं? रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है, तो रिलायंस को मैं कहूंगा इसका 20% वेटेज है और वोडाफोन का मैं कहूंगा 1% वेटेज है। तो वैसे ही इंडिया और चाइना और दूसरी कंट्रीज का भी वेटेज होता है इसमें इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में, और इंडिया का वेटेज बढ़ गया है। इससे फायदा ये होगा कि इंडिया पे बाहरी निवेश और ज्यादा आएगा। यस, तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबल में, टाइड विद फ्रांस। फ्रांस से हमारा टाई हो रखा है यहाँ पे, और जो वेटेज है 2.35% का है। US का सबसे हाईएस्ट वेटेज है नियरली 65%, उसके बाद जापान, UK एंड कनाडा। और इंडिया का जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ये अनरियलिस्टिक नहीं है ये एक्सपेक्ट करने का कि टॉप 5-4 में भी आ जाए, और ये इंप्लाई करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडिया अब इररेलेवेंट नहीं है। अगर ये टॉप 4 मार्केट बन जाता है तो इन्वेस्टर्स इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इससे बाहरी निवेश इंडिया में जरूर आएगा, फॉरेन मनी इंडिया में जरूर आएगा। तो EM एसेट क्लास जो है ये चैलेंजेस फेस कर रहा है, जहाँ पे काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है इसका इससे क्वेश्चन किया जा रहा है। EM इन्वेस्टर्स ड्रामेटिकली अंडरवेट भी नहीं है। तो यहाँ पे कितने ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं
जिनका सीरियस पैसा लगा है इंडिया में, सीरियस उन्होंने मनी लगाया है, ऐसा नहीं कि 0.1% लगा दिया। तो फ्लोज अभी जरूरी नहीं है कि तुरंत आ जाए। ऐसा कुछ लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इंडियन मार्केट का वेटेज बढ़ गया है ग्लोबल इंडेक्स में, अब तो बस और बाइंग आ जाएगी और आज ही स्टॉक बढ़ जाएगा। वो कॉल बाय कर लेते हैं, ऑप्शंस बाय कर लेते हैं, फ्यूचर बाय कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है वो वेट करे करेक्शन का। तो यहाँ पे फ्लोज शायद तब तक पिकअप ना करे, राइटर का कहना है, जब तक कि हम मार्केट में थोड़ा करेक्शन ना देखे और इवेंचुअल क्वांटम ऑफ एफपीआई इनटू इंडिया विल एक्सीड एनीथिंग वी हैव सीन सो फार। इनका ये कहना है कि जितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है इसके वजह से, वो ऐसा होने वाला है जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। यस, रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर इंडिया और चाइना की देखें तो रिमार्केबल रही है, और एज रीसेंट एज सितंबर 2020 का अगर आप डेटा देखें तो चाइना का करीब 5% का वेटेज था इसी इंडेक्स में, और इंडिया का सिर्फ 1% था, और इंडिया का यहाँ डबल से भी ज्यादा हो गया है। और रियल ब्रेकआउट इंडिया का हुआ है 2021 से। अगर आप रिलेटिव चार्ट देखो, एमएससीआई इंडिया वर्सेस एमएससीआई चाइना, इन दोनों का चार्ट अगर कंपेयर करो आप 2011 से, तो काफी सारे साइकिल्स रहे इनके परफॉर्मेंस के, लेकिन 2021 तक इन लाइन रहा। ठीक है, चाइना इंडिया मतलब सेम ही दोनों का रेशियो रहा कि चाइना अभी जो है काफी ऊपर है 5% पे और इंडिया 1% पे है। बट अब टाइम बिल्कुल बदल चुका है। तो ये बहुत इजी है और फैशनेबल भी है थोड़ा आजकल चाइना को डिसमिस कर देना कि अरे नहीं ठीक है, अब इनका हो गया, अब इनका जो गोल्डन पीरियड था वो चला गया है। लेकिन हमें लूज नहीं करना चाहिए, जो इन्होंने अकम्पलिशमेंट किए हैं इनका साइड हमें नहीं लूज करना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सही है कि चाइना अभी एक बैलेंस शीट रिसेशन के थ्रू जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर्टी मार्केट वहां बस्ट हो चुका है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। तो कंट्री को यहाँ पे क्या करना होगा, डी लेवरेज करना होगा। लेवरेज करने का मतलब उधार लेना, तो डी लेवरेज का मतलब उधार चुकाना। तो ग्रोथ यहाँ पे स्लो होगी, कंजम्पशन भी वहां पे कम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि चाइना का जो है जापानिफिकेशन हो गया है। जापानिफिकेशन मतलब कई दशक लग सकता है पूरे रिकवरी में, हो सकता है 50 साल लगे, 80 साल लगे, 90 साल लगे, नोबडी नोस ऐसा। लेकिन हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि चाइना ने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया है लीडरशिप में। लीडरशिप तो उन्होंने किया ही है, साथ में आप वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज देखिए, सेल्फ रिलायंट है टेक्नोलॉजीज में। मेड इन चाइना 2025 की पॉलिसी थी, ग्लोबल लीडरशिप की जो बात कर रही थी, सेल्फ रिलायंस की, डोमिनेंस की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, बहुत सक्सेसफुली उन्होंने इंप्लीमेंट किया है स्ट्रैटेजी को। और हर आज ये सारी चीजें हैं इनके पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, एनर्जी की बात करूं, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये दो बिगेस्ट थीम्स हैं जहां अगले डेकेड्स में फंडामेंटली ये रीशेप करेंगे इकोनॉमीज को और बिजनेस को। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। अमेरिका लीड करता है कहां पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यस, यूएस लीड करता है दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और चाइना यहाँ पे सेकंड है। काफी सारे कंस्ट्रेंट्स भी लगाए गए हैं यूएस द्वारा चाइना पर, जैसे कि आप एनवीडिया के जो हाई परफॉर्मिंग चिप्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि चाइना के वेंडर्स को कोई बेचेगा ही नहीं, ये चाइना जाने ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स यूएस ने लगाए हैं चाइना पर। बट यहाँ पे आप देखिए कि चाइना डोमिनेंट है, जहाँ लीडरशिप है चाइना की रिन्यूएबल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लिथियम बैटरीज में। ये भी मैं बोलूँगा मॉडर्न एज, ये बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्सेज है, एनर्जी ट्रांजिशन है, जहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे चाइना लीड कर रहा है पूरी दुनिया को। और अर्ली मूवर्स भी रहे, इन्होंने बहुत पहले से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और काम करना शुरू कर दिया था। लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है, करीब 50 से 70% रिन्यूएबल सप्लाई चेन इन्हीं के पास है। तो यूएस को अगर लेट्स से ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स बनाने हैं, चीजें करनी है जो ग्रीन एनर्जी को लेके है, जैसे कि चाहे आप कंजम्पशन की बात करें, चाहे आप ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करें, चाइना से ही सारा उससे सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। इंडिया ट्राई कर रहा है डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए, चाइना पर जो डिपेंडेंस है हमारे भी बहुत ज्यादा बड़ी डिपेंडेंस है। तो लेकिन इसमें अगले दशक लग सकते हैं। तो चाइना ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, लिथियम बैटरीज में इंप्रेसिव फीट्स अचीव किया है, और ये बहुत डरावनी भी है। चाइना के पास 80% ग्लोबल मार्केट शेयर है और 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पूरी दुनिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप कंबाइन कर दो वर्सेस चाइना अकेले 5 गुना है उनसे। एक चाइनीज कंपनी CATL 36% ग्लोबल मार्केट कमांड करती है। पूरी दुनिया को आप कंबाइन कर दोगे तो वो अकेले कंपनी बड़ी है पूरी दुनिया से व्हेन इट कम्स टू ग्रीन एनर्जी और सप्लाई। तो चाइनीज बैटरी करीब 40% ज्यादा सस्ते हैं जो वेस्ट में बनते हैं उनसे, एंड कंट्री लीडर भी बन चुकी है टेक्नोलॉजी में। लिथियम आयन फोस्फेट केमिस्ट्री बैटरीज
पूरी तरीके से कमर्शलाइज हो चुका है चाइना द्वारा, जिसे इंफीरियर बोल के डिसमिस कर दिया गया था कि ये तो बहुत ही इंफीरियर चीज़ है। कोरियन ने डिसमिस किया, जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने भी डिसमिस किया। एलएफपी बैटरीज अब कहा जाता है कि सबसे कॉस्ट एफिशिएंट है और सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजीज भी है। तो सीएटीएल और अदर दूसरी जो कंपनीज है चाइना की, वो लीड कर रही है पूरी दुनिया को एनर्जी डेंसिटी इंप्रूव करने में बैटरी की। चार्जिंग टाइम को आप देखिए, हमारी मोबाइल फोन की बैटरीज 10 मिनट में चार्ज हो जाती है अब। और इतनी बड़ी बैटरीज भी है, पहले से 6-6 हज़ार एमएच की बैटरीज आ रही हैं। तो दिख रहा है जो इन्होंने ग्रोथ किया है, जो इन्होंने इनोवेशन किया है, और ये इसका सक्सेस हम लोग देख पा रहे हैं। चाइना कंट्रोल करता है सप्लाई चेन को भी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है इनका 50% ऑफ माइंड मेटल्स पे। जितने भी मेटल्स माइन करते हैं हम लोग, जैसे मेटल्स है ना, ये अब ऐसे हो गए हैं कि हमारे लिए ऑयल और डीजल, पेट्रोल डीजल की तरह है, इनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ईवी बैटरीज बनाने के लिए ये यूज होते हैं, और करीब 80% मार्केट शेयर रिफाइंड इंटरमीडिएट्स में और बैटरी कंपोनेंट्स में चाइना के पास है। बैटरी केमिकल में 90% पूरी दुनिया का ग्लोबल शेयर किसके पास है? चाइना के पास है। और पूरी दुनिया में चाइनीज कंपनीज प्लांट सेटअप कर रही हैं बहुत ही अग्रेसिवली। तो चाइना ने बहुत स्मार्टली इंसेंटिव्स को यूज किया, पॉलिसी मेजर्स का यूज किया, और ईवी के तरफ इन्होंने पूरा फोकस किया। सेल्स पेनिट्रेशन देखिए, चाइना ने 50% जो इलेक्ट्रिक जो कार्स बिकी है ना, वो इलेक्ट्रिक बिकी है। ये बात है पिछले क्वार्टर की, तो बहुत बड़ी फीट है ये। एंड ये फिगर 80% हो सकता है। तो चाइना लगता है अगले 5 सालों में, बेसिकली 10 सालों में 100% अपना जो फ्लीट है इनके पास गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक ही कर लेगा। जबकि यूएस में अभी सिर्फ 10% पेनिट्रेशन है, और ईयू में भी सिर्फ 25% ही पेनिट्रेशन है अभी। तो काफी वक्त लग सकता है बाकी कंट्रीज को ये करने में, जो चाइना ने आज ही कर दिया है। 10 साल आगे ऑलरेडी चल रहा है वो अडॉप्शन में भी। चाइनीज ऑटो कंपनीज के पास करीब 50% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, और 55 लाख मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स ग्लोबली बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें से 15 लाख तो इलेक्ट्रिक है। BYD काफी बड़ी कंपनी है, और ये चैलेंज कर रही है टेस्ला को ग्लोबल लीडरशिप के लिए। और काफी सारे क्रेडिबल मैं बोलूंगा डोमेस्टिक ईवी प्योर प्लेज है। ऐसा नहीं है कि कार सिर्फ सस्ती इसलिए बिक रही है, दे आर ऑल्सो रियली नाइस, दे हैव वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो अगर आप क्लीन स्लेट से शुरुआत करना चाहते हैं तो इनके पास सुपीरियर सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर इनका सिंपल है, और इन्होंने मॉडल साइकिल को कम कर दिया है टू जस्ट 3 to 4 ईयर्स। तो चाइनीज ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, करीब 100 गुना आगे निकल गई है, ऐसा कहा जाता है 100 साल आगे निकल गई है। अगर आप देखें इंटरनल कंबशन इंजन में और पावर ट्रेन में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के पास 100 साल पहले से वो कर रहे थे जो अभी हमने शुरू किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना ने जो कर दिखाया है, पूरी दुनिया को करने में पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तो चाइना ने सारी चीजें, ये जो फीट्स हैं ये अचीव किया है। नई नई इंडस्ट्रीज में भी इन्होंने कदम बढ़ाए, और इनका प्ले बुक सिंपल रहा है। सबसे पहले तो अडॉप्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी को, लार्जेस्ट मार्केट बन जाते हैं उसमें, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सब्सिडी का बहुत यूज करते हैं। इनकी सरकार कंपनीज को सब्सिडी बहुत देती है, जिससे ये ग्लोबली स्केल कर पाते हैं। इनकी गवर्नमेंट ही कहती है देखो तुम सामान बनाओ, चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया को कैसे बेचोगे तुम ये बताओ, और कॉस्ट को कितना कम कैसे रख पाओ। तो ये हेल्प जो इन्हें मिलती है पॉलिसी से, बहुत बड़ी हेल्प है। एंड यहाँ पे चाइना इसलिए इमर्जिंग इंडस्ट्री लीडर्स क्रिएट कर रहा है। जो भी चाइनीज स्टॉक मार्केट में अभी हो रहा है, चाइनीज स्टॉक मार्केट पिछले 5-6 साल के लो पर चल रहा है, बहुत बुरा हाल है इन्वेस्टमेंट्स का। वहां की कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू 5 गुना हो गए हैं, लेकिन कंपनीज के अगर आप शेयर प्राइस को देखेंगे तो वो मैं कहूँगा 5 साल के लो पर, उल्टा चल रहा है वहां पे इस बिल्कुल मामला। तो काफी चीजें हैं चाइना ने जो अचीव किए हैं, जिसके लिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड इंडिया भले ही हमारे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वर्ल्ड इंडेक्स में यहाँ पे शामिल हो रहा है, बट वी शुड नॉट लूज साइट। हमें अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, और देखना है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्रीज compete कर रही है, इनको ग्लोबल कैसे बनाया जाए। कुछ भी प्रोडक्ट आप इंडिया सोच के बना रहे हो तो क्या उसे ग्लोबली compete कराया जा सकता है, क्योंकि तभी जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तभी हम वो हमारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, विजन को जो हमने देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।